हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, यानी कि ऑटिज़म का ऑटिस्टिक बच्चे के लाइफ स्पैन पे क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो अगर इस टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करते हो गाइस तो कुछ रिसर्चेस आपको देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो कम रहता है, कुछ ऐसा करके। तो इसी के ऊपर आज थोड़ा डिस्कस करेंगे गाइस। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। आप अगर देखो तो 1950 और 60 की अगर हम लोग उस टाइम की बात करें गाइस, तो उस टाइम पे जो बर्थ रेट होता था वो बहुत कम होता था, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा होता था बच्चों का। क्यों होता था? बिकॉज मेडिकल में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, मैक्सिमम डिलीवरी घर पे ही होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे होता था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी हर जगह पे बढ़ने लगी, तो वो सब जो रिसर्च हैं उस टाइम पे भी जो रिसर्च हुई तो वो भी उनके भी रिज़ल्ट जो हैं वो बाद में इम्प्रूव हुए। तो उसी तरह से आज रिसर्च के रिज़ल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं गाइस। तो अभी तक आप देखो तो मुझे लगता है सिर्फ हमारी जनरेशन ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा ऑटिज़म को हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ईजिली सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जब ये रिसर्च हमारे बच्चों से होके जाएगी तो हम लोगों को ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली इनके रिज़ल्ट जो होंगे वो अच्छे ही होंगे। अब ये बात है गाइज कि ये जो रिसर्च है ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ये रिसर्च है हम ये मान ले कि ये बेकार है। नहीं गाइस, किसी भी एरिया में अगर रिसर्च होते हैं तो ये वो एक ट्रैक होता है कि कोई जो चीज़ है, जैसे ऑटिज़म है, ये हमारे इंडिया में किस तरह से चल रही है। पहले जब मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था तब कैसा रिज़ल्ट था, और अब जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं तो तब क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी चीज़ की किसी भी एरिया में डेवलपमेंट के लिए। तो दूसरे कुछ बातें ऐसी हैं जो इन रिसर्च से, ये जो रिसर्च है हम लोगों को मैसेज दे रही हैं गाइस। कुछ पॉइंट जो हैं वो हम लोगों को हमेशा थ्रू आउट द लाइफ जो है वो अपने माइंड में रखने पड़ते हैं गाइस। हम सब जानते हैं कि किसी भी पर्सन की लाइफ के ऊपर उसकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ का जो अफेक्ट है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, ज़्यादा रोल होता है। उसका एज कितना रहेगा, उसकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, ये इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो डेफिनेटली अगर हम लोग बच्चे की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो लाइक नॉर्मल किड ही इनकी भी लाइफ होगी। अब थोड़ा सा डरने की ज़रूरत इसलिए हो जाती है कि हम सब ने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑटिज़म जो है वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे तो कुछ भी अंदर ले ही नहीं पाते हैं। जैसे ही कुछ खाते हैं तो लूज़ मोशन या वॉमिटिंग उनको स्टार्ट हो जाता है, या कुछ बच्चे तो च्यू ही नहीं करते हैं, खाना ही नहीं चाहते हैं, तो अंदर न्यूट्रिशन क्या जाएगा। तो ऐसी अगर सिचुएशन किसी बच्चे की है गाइस तो उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अभी आप आज के दौर में किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास आप जाओगे तो कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको ज़रूर मिल जाएगी कि बच्चे का न्यूट्रिशन जो है वो श्योर हो सके। तो आज की डेट में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नॉर्मल किड थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है गाइस। बिकॉज नॉर्मल किड के बजाय ऑटिज़म में फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि मैंने खुद अपने बच्चे में देखा है। स्टार्टिंग में अर्नब को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ था, लगभग हर 3-4 मंथ के बाद उसको वॉमिटिंग इतना सिवियर हो जाता था कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता था। तो पहले उसको स्किन एलर्जी थी, अभी तो नहीं है। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया उसका पूरा ये चिक्स जो रहते थे वो पूरे रेड और दाने दाने इधर होते थे पूरा। वो एलर्जी ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। बाहर प्राइवेट डॉक्टर के पास भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। काफ़ी सालों तक चली वो, 4-5 सालों तक वो एलर्जी चली उसकी। तो वो एक यहाँ से होके ख़त्म होके फिर यहाँ पे आई, फिर टांगों में गई, फिर फुट में गई, पूरे शरीर में फैल रही थी गाइस। और इतना बुरा लगता था और मुझे मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि कैसे इसको ट्रीट किया जा सके। तो फिर किसी डॉक्टर ने हम लोगों को जस्ट एक क्रीम लगाने को दिया था, सेटाफिल जो होता है, बहुत ही अच्छा कॉस्मेटिक क्रीम है वो।
जब से मैंने उसको वो स्टार्ट किया तो मतलब एक स्किन का जो डिहाइड्रेशन है उसको क्योर रखती है, वो मतलब उसको अच्छे से हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखती है। तो जैसे ही हम लोगों ने कुछ मंथ उस क्रीम को यूज़ किया तो अभी उसका वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। उसके फेस के ऊपर आपको कोई दाग नहीं दिखेगा अभी। तो ये जो कुछ स्टार्ट होता है, और अभी करंटली उसको नेज़ल एलर्जी का प्रॉब्लम है जिसमें कंटिन्यूसली वो स्नीजिंग करते रहता है, डेली का प्रॉब्लम उसका वो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स अभी हैं। बाकी डाइजेशन का प्रॉब्लम तो उसका काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देने का स्टार्ट किया। लाइक उसको मतलब हम लोग ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं देते हैं, चपातीज़ हम लोग ज़्यादा नहीं देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो, या सुबह सुबह उसको गुनगुना पानी देना, या पूरा दिन फ्रूट्स वगैरह सब कुछ हम लोग एक बैलेंस डाइट जो है वो उसको देने का ट्राई करते हैं। तो अभी डाइजेशन में तो बिल्कुल प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है, बिकॉज उसको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में फिजिकल हेल्थ इशू इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोग उसको पर्सनल लेवल पे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूर किसी ना किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए और कुछ ना कुछ हेल्पिंग मेडिसिन जो डाइजेशन के लिए चाहिए या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए वो ज़रूर प्रिस्क्राइब करवानी चाहिए गाइस। और ये पैटर्न भी मैंने देखा है कि अर्ली एज में जैसे अर्नब का इम्यून सिस्टम ज़्यादा फैक्टर था एज़ कम्पेयर टू अगर आज हम लोग देखें तो आज उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मे बी एज के साथ ये चीज़ इम्प्रूव हो, बट फिर भी हम लोगों को थ्रू आउट द लाइफ फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सेकंड आता है मेंटल हेल्थ। ये मेन है गाइस। यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है गाइस जो वो भी आपको थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं गाइस, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बच्चे में एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। जैसे अर्नब में मैंने ये चीज़ें स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं देखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसको किसी चीज़ की केयर ही नहीं है, गुस्सा तो दूर की बात है, फ्रस्ट्रेशन तो दूर की बात है, उसको बस खाना पीना है और मज़े करने हैं। लेकिन मैंने भी ये चीज़ बाद में आके देखी, जैसे ही वो बड़ा हुआ 7-8 साल का हुआ तो उसके बाद हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वो भी फ्रस्ट्रेशन और कुछ ज़्यादा इरिटेटिंग सा नेचर और उसका एग्रेशन ये सब चीज़ें उसमें बढ़ने लगी गाइस। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में नहीं है तो आगे भी नहीं आएगा। कुछ स्टीमिंग इश्यूज भी ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में नहीं होते हैं और बाद में स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके आपको कुछ हैंडल नहीं करना पड़ेगा। ये थ्रू आउट द लाइफ ही आई थिंक चीज़ें चलती रहती हैं और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है इनको मेंटेन करने का ज़रूरत जो वो पड़ता रहता है। तो ये चीज़ें मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस की हैं गाइस कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाती है गाइस। बाद में जाके ऑटिस्टिक बच्चों को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि फ्रेंड्स नहीं होते हैं, खुद को एंगेज नहीं कर पाते हैं, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो यहाँ से फिर आपने कुछ केसेस ऐसे भी सुने होंगे गाइस, डराना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैं गूगल पे पढ़ती रहती हूँ तो ये केसेस भी आपने सुने होंगे कि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे सुसाइड वगैरह भी करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप खुद समझ रहे हो कि क्यों आती होंगी, मेंटल हेल्थ की वजह से ही, क्योंकि वो खुद को मेंटली हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, अपने इमोशंस को खुद को स्टेबल नहीं रख पाना। और ऐसे में क्या हो जाता है गाइस, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग जस्ट लाइक नॉर्मल किड्स को हम एक एज के बाद उनको हम लोग ज़्यादा टोकते नहीं हैं, थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं। तो सेम हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों के साथ करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए गाइस। नॉर्मल बच्चा जो होता है वो खुद को एंगेज अच्छे से कर पाता है, खुद का डेवलपमेंट वो अपने आप कर पाता है, लेकिन इन बच्चों को उसमें सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर आप 2-3 दिन भी इनको बिना कुछ किए छोड़ दो तो आप चौथे दिन इनका बिहेवियर देखो कैसा हो जाएगा। तो आज भी मतलब ये ऑब्जर्व करती हूँ कि एक दिन अगर इसका हम लोग शेड्यूल अगर आगे पीछे कर देते हैं, इनफैक्ट कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इसको रिलैक्स छोड़ दो, आज पूरा दिन कुछ मत कराओ, तो दैट डे आप बिलीव नहीं करोगे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग उसका बिहेवियर हो जाता है उस दिन में। तो यही बात है कि डेली जो भी मैं कराती हूँ वो मैं डेली फॉलो करती हूँ, जिससे उसका जो वो ब्रेन है वो यूज़ होता रहता है, वो खुद को एंगेज कर पाता है, तो डेफिनेटली उसका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहता है। तो
जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 14 साल 15 साल के हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि उसका बिहेवियर थोड़ा वायलेंट हो रहा है, एग्रेशन में जा रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने का ज़रूरत आप समझो कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप उसको अच्छे से एंगेज नहीं कर पा रहे हो, या वो पूरा दिन फ्री है, कुछ नहीं करता है, तो इसलिए वो उसका बिहेवियर ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रॉब्लम है वो बड़े एज के बच्चों के साथ ज़्यादा कॉमन है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है और ये एग्रेशन, वायलेंट बिहेवियर जो है, ये बड़े बच्चों के साथ ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज यहाँ से ये मैसेज हम लोगों को मिलता है कि ये चीज़ हम लोगों को ख़राब होने नहीं देनी है, ये स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करके रखना है, और स्टार्टिंग से ही हम लोगों को किसी न किसी चीज़ में हमेशा इनको इंगेज करते रहना है। तो इसका सॉल्यूशन यही है गाइस। बाद में समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा बच्चा है तो आप पार्क में जाके कहीं भी उसको ट्रेन करके तो आप उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर ले रहे हो। एक बड़ा बच्चा 14-15 साल का अगर बच्चा है तो उसको आप क्या समझाओगे और क्या पार्क में ले जाओगे खेलने के लिए? तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो वोकेशनल, कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिसमें वो अपने आप को एंगेज कर सके, अपनी एनर्जी उसमें लगा सके गाइस। तो यही एक मात्र सोल्यूशन है इस चीज़ का। इनका जो वायलेंट बिहेवियर है उसको रोकने का यही तरीका है। आप रीज़न फाइंड आउट करते रहिए, और आई एम श्योर आपको ऐसा कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा जिससे आप उसको एंगेज कर पाएंगे। तो अभी तक मेरे लिए प्लस पॉइंट पॉजिटिव यही है कि उसका बिहेवियर वायलेंट नहीं हुआ है, जो कि मैं दूसरे बच्चों में, उसी की एज के जो दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें मैं वो चीज़ देख रही हूँ, और वो बहुत मतलब डर सा लगता है। थोड़ा सा सुकून मुझे तब उस टाइम पे मिलता है कि अभी तक मैंने वो चीज़ मेंटेन करके रखी है, अभी अर्नव उस ट्रैक पे नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता है, तो लेकिन थोड़ा सा क्या है गाइस कि अगर ये चीज़ आपके माइंड में है कि ये लेटर एज में जाके ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ सकती है, तो शुरू से ही आप ये चीज़ें कंट्रोल करके रखोगे कि हाँ, अगर इसको गुस्सा आ रहा है तो मुझे शांत रहना है ताकि इसका बिहेवियर और ख़राब ना हो, और मुझे इसको एंगेज करना है। तो जब स्टार्टिंग से ही आप इस चीज़ को मेंटेन करते चलेंगे तो आगे जाके ये कोई इशू रह ही नहीं जाएगा। सो आई थिंक आज का जो वीडियो था इसका सीधा सीधा मैसेज यही था कि जो भी आप गूगल पे पढ़ते हो, ये जो रिसर्च है कि हाँ 45 ईयर्स या 40 तक इनका मैक्सिमम एज होता है गाइस, तो डरने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।